तो आज हम लोगों को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और मैं आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दूं कि अभी यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी स्टडी किया जाएगा, कृपया इसको ध्यान से समझिएगा। जितना ही ध्यान से समझिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिटेड होगा, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, अगर आप इसे समझते हैं तो इसमें फायदे ये है कि आप उसके कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, जो कि रट करके नहीं हो सकता है। केमिस्ट्री के सारे इक्वेशंस, सारे रिएक्शंस हम रटते रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें उसके कंसेप्ट को समझना है। और जहां तक रही बात, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें यहीं से नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए, मतलब तो इससे थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे जाकर के आप व्हाट्सएप कीजिएगा। आप लोग को क्लास 10th का जिस क्लास का आपको चाहिए उस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ के द्वारा आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल्स का, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब हमें स्टार्ट करना है तो आखिर केमिकल क्या होता है, हम केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे। तो केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे कैसे, क्या होता है केमिकल। तो देखिए, केमिकल मीन्स chemical is a substance that is used to produce any other substance in a chemical process. केमिकल एक ऐसा सबस्टांस है जिसका उपयोग हम अदर सबस्टांस को बनाने में, किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा अदर सबस्टांस को बनाने में, फॉर्म करने में यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं इस मार्कर की, क्या ये मार्कर केमिकल है? नहीं है। बट ये मार्कर जिस प्लास्टिक से बना है वो प्लास्टिक केमिकल से बना है, वो प्लास्टिक केमिकल है। अगर हम बात करते हैं इस बोर्ड का, तो क्या ये बोर्ड केमिकल है? तो नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल केमिकल है। जैसे ये बोर्ड प्लांट से प्राप्त हुआ है, तो प्लांट भी अगर हम देखें तो प्लांट अपने अंदर एज ए फूड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करता है, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इज आल्सो केमिकल। मीन्स हम कहीं भी कुछ भी देखें, एनीथिंग्स इन आवर सराउंडिंग, ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो चलिए इसका हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार। A substance that is used to produce any other substance, to produce any other substance in a chemical process is called chemical। जैसे एग्जांपल हम ले लें तो दिस प्लास्टिक्स that is useful and that are used to make this marker, ink, different types of dye is used in to make ink, steel means if we see a grill, a poster, a fan, a laptop। अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं तो क्या लैपटॉप एक केमिकल है? नहीं। बट उस लैपटॉप में जो किट लगा हुआ है, उस लैपटॉप में जो फाइबर लगा हुआ है वो केमिकल है, वो केमिकल से बना हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? केमिकल कहेंगे। तो देखिए, अब ये केमिकल्स कैसे
वर्क करते हैं, कैसे किसी भी तरह के रिएक्शन करते हैं, कैसे उनको हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम सबसे पहले जाने कि मैटर्स के बारे में। मीन्स वी नो दैट एनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जैसे कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए थे, एनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द कहीं भी कुछ भी जो मास को ऑक्युपाई करता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसमें मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। इट मीन्स दैट मैटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ केमिकल्स। वो मैटर भी तो केमिकल से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि एयर मैटर है और ये केमिकल से मिलकर के बना हुआ है। कैसे हम कह सकते हैं? बिकॉज यू नो दैट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस like nitrogen, sulfur dioxide, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide and any other gases। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर क्या है? मैटर है। और वो किस चीज से बना हुआ है? तो वो केमिकल से मिलकर के बना हुआ है। फिर हम क्या देखते हैं? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होता है? तो देखिए, वैसे अगर बेसिकली देखें तो हम लोग जूनियर सेक्शन से ही पढ़ते चले आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस आर फाउंड, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? दो चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। दो चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। वेयर एज केमिकल चेंज, दो changes in which new substance is formed with new properties and that is known as chemical change। तो देखिए, there is a beaker and some water in it, we add sugar to it। अब हमने क्या किया कि इस वाटर में शुगर को मैंने डाला, और जैसे ही इस वाटर में शुगर को डाला, अब ये शुगर के पार्टिकल्स यहाँ आना शुरू कर दिए। जैसे ही यहाँ आए, ये थोड़ा सा रेजअप हुआ, ऊपर उठा, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर बाद क्या हुआ कि जो वाटर का लेवल था वही चला गया। तो ये तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े हुए हैं। मीन्स द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से ये लेवल फिर आ जा रहा है। मतलब कि ये जो शुगर का पार्टिकल्स था वो वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में, इंटर पार्टिकल स्पेस में एडजस्ट हो गया, डिफ्यूजन हो गया। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे वो जा कहाँ रहा है, वो डिफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें ये बात करनी है कि अगर यहाँ पे शुगर था तो इस वाटर के अंदर भी जब एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, जब एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, तो उस समय भी हमने क्या देखा कि इसमें C12H22O11 ही है। C12H22O11 मतलब कि इस वाटर के अंदर भी ये शुगर के फॉर्म में है, और जो वाटर है वो H2O के फॉर्म में ही है। इसके मतलब कि ये दोनों आपस में मिक्स होकर के कोई न्यू सबस्टेंस का निर्माण नहीं किए हैं, जो पहले से था वही है। तो इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे, इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। बट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं, देन वी सी a dazzling light and this magnesium is changed into magnesium oxide, then this is a chemical change। अब जैसे देखिए, मैग्नीशियम था जो कि सॉलिड स्टेट में था, इसके साथ क्या मिला? ऑक्सीजन। कंबशन हुआ, बर्निंग हुआ, बर्निंग होने के बाद क्या हुआ? ये चेंज हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया
मतलब कि यहाँ O2 है, इसे हम बैलेंस कर देते हैं, आगे पढ़ाएंगे कि बैलेंसिंग क्या होता है। अब देखिए ये सॉलिड था और ये लिक्विड है, सॉरी ये गैस है, ये सॉलिड था और ये गैस था, और जब दोनों आपस में कंबाइन हुआ तो यहाँ फिर ये सॉलिड बन गया जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाता है, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब एक बात बताइए, हमने दो केमिकल्स को लिया था, दो केमिकल्स था ना, एक मैग्नीशियम और एक एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन था, बट ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक तीसरा बना और इसका प्रॉपर्टी भी अलग हो गया, इसका प्रॉपर्टी भी अलग हो गया, मतलब कि ये सिर्फ मेटल था और ये मेटल ऑक्साइड हो गया। यहां सॉलिड स्टेट में था, इसमें लस्ट्रस पाया जा रहा था, बट यहां लस्ट्रस नहीं पाया जाएगा, होगा बहुत कम होगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा और फिर हम इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। सो वी सेड दैट दिस इज द केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज दोनों कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं और केमिकल चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां केमिकल चेंज हो रहा है, अगर हम देखते हैं CH4 मीथेन है, जब ये जलता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर, यहां वाटर गैस के फॉर्म में निकलता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, CO2 भी गैस के फॉर्म में होता है, मीथेन हम गैस के फॉर्म में भी ले सकते हैं और यहाँ पे ये भी गैस है। देखिए स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, बट क्या हो रहा है, यहाँ 4 है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 और 2 4 है, यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस भी हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो गया तो फिर क्या देखें कि जो यहाँ पे इसका ये जो CH4 था, मीथेन था, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस था, ऑक्सीजन जो कि सपोर्टर था, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये फायर को मीन्स आग को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या करता है, बुझाने का काम करता है, पुट अप करता है। साथ ही साथ क्या देखते हैं यहाँ वाटर, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, जब दो केमिकल्स आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होकर के जो अगला बना, इसमें बहुत सारी चेंजिंग पाई गई और फिर रिवर्स इसे हम नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण इसे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे, तो केमिकल चेंज कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसे लिख लीजिए, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता क्या है देखेंगे, those changes in which new substances are formed with new properties, are called chemical change। तो देखिए क्या हमने देखा कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, एक नए प्रॉपर्टीज के साथ, और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, और फिर हम इसे केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, curding of milk,
मिल्क है ना, यहां लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिसके प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है, कर्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस दैट इज द केमिकल चेंज, दैट इज द केमिकल चेंज, एंड ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंज, ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंज। जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो हम क्या देखें, मिल्क जो लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंट में कर्ड के रूप में चेंज हो गया, फिर वो कर्ड से मिल्क में चेंज नहीं हो सकता है। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल था, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, जब हम सोडियम मेटल को वाटर में ऐड करते हैं, मतलब हम पानी में डालते हैं, तो देखिए क्या बनता है, NaOH जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। टू हो गया, 4 हो गया। देखिए हमने क्या देखा, एक मिनट जरा इसको बैलेंस कर दिया जाए, क्योंकि बिना बैलेंस किए कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो वो सही नहीं हो सकता है। तो बैलेंस करना जरूरी होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, Na है, 2 है, 2 ठीक है। फिर से हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम यहाँ भी 2 रख दिए तो 2 2 4 हो गया, यहाँ 4 कर देते हैं तो भी दिक्कत होगा। तो हम इसे देखेंगे क्या, सोडियम दोनों जगह इक्वल है, 1 एटम यहाँ भी है, 1 एटम का सोडियम यहाँ भी है, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ डबल है तो 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। तो अगर हम 3 2 6 यहाँ कर देते हैं तो 2 2 4 6 गलत हो जाएगा फिर भी। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ सोडियम 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 सोडियम हो गया। चलिए तो ये रहा दूसरा। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो इसका प्रॉपर्टी देखिए, ये एक मेटल है सॉलिड, ये लिक्विड है वाटर है, ये एक्वस है और बेस है। ये क्या है, बेस है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो गया तुरंत, ये एक बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस बना, और ये हाइड्रोजन गैस है। मतलब कि यहाँ पे कई सारी चेंजिंग हुई। कई सारी चेंजिंग में क्या देखते हैं कि जो सॉलिड था वो लिक्विड में घुल गया, एक्वस बन गया, और जो लिक्विड था तो इस लिक्विड और सॉलिड मिलकर के एक्वस बना, और साथ ही साथ इसमें से गैस भी बाहर निकल आया। तो यहाँ जो रिएक्शन हुआ, जो केमिकल चेंज हुआ, उसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नए प्रॉपर्टीज के साथ। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब हम जानते हैं कि एक ऐसा चेंज जो रिवर्स भी ना हो और जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो द प्रोसेस बाय विच, ये कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रोसेस जिससे वन और मोर सबस्टांस ट्रांसफॉर्म होते हैं एक नए सबस्टांस के रूप में, उसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए द प्रोसेस
in which one or more substance, two or more substances are transformed two or more substances transform to form new substance, to form new substances, नए substance का जो फॉर्मेशन करता है is are called केमिकल रिएक्शन। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए अब केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो सेम चीज है जो हमने ऊपर लिखा है वही बात अगर हम रखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। जैसे देखिएगा H2 प्लस O2 मिल करके H2O का निर्माण करता है। H2 प्लस O2 मिल करके H2O का निर्माण करता है। कहने का मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन जो कि गैस है, ऑक्सीजन भी यहाँ गैस है, और जो वाटर बना ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। अब देखिए दो हाइड्रोजन था, दो ऑक्सीजन था, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, और 2 2 जा 4, तो यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं। लेकिन हमें क्या देखनी है कि यहाँ जो गैस था, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब फ्यूल के रूप में यूज होता है। मीन्स दिस इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये कंबशन करता है, जलता है। ऑक्सीजन जो सपोर्टर है, किसी कंबशन का सपोर्टर है, बट वाटर की बात करें तो इससे टोटली डिफरेंट है। मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से वाटर की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होता है। मतलब हमने क्या देखा कि दो सबस्टेंस आपस में मिक्स हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, और ट्रांसफॉर्म होकर के जो तीसरा सबस्टेंस का निर्माण किए वही क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। वैसे आप लोग एक काम कीजिएगा, नोट्स जो यहाँ पे लिखा रहे हैं ये लिखते जाइएगा, लेकिन इसके भरोसे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा अगर जो भी आपको जरूरत पड़ेगी आप ले सकते हैं हमसे। और एक बात कि खास करके कोशिश कीजिएगा कि जितना नोट्स हो सके आप खुद से बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो उसमें फायदा ये है कि वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर खुद से नोट्स बनाते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, और वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। अतः आप ट्राई कीजिएगा कि खुद से नोट्स बनाएं, जो भी यहाँ समझा दी जा रही है उन बातों को दिमाग में रखिए, उसे समझिए, और उससे जाकर के आप राइट कीजिए, उसे खुद से एक नोट्स तैयार कीजिए, जो नोट्स किसी दूसरों को दिया गया नोट से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका लेबर लगा हुआ है, उसमें आपका थिंकिंग लगा हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में भी आपको बहुत इजी होगा। तो देखिए हम ये कह रहे थे, द प्रोसेस इन विच ओल्ड बोन्स आर ब्रेक, द प्रोसेस इन विच old bones are bricks and new bones are formed are called chemical reaction, जिसमें बोन्स टूटते हैं और फिर दूसरे के साथ जुड़ करके एक न्यू सबस्टेंस का निर्माण करते हैं, एक नए बॉन्ड का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। जैसे देखिए the process in which
old bonds are break and new bonds are formed. न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे. अब देखिए कैसे बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो यहां हम देखते हैं एग्जांपल में AgCl. क्या है? AgCl प्लस NaBr, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो देखिए क्या होता है. ये पुराना ऑलरेडी पहले से बॉन्ड है ना, Ag प्लस और क्लोरीन माइनस में ये टूट जाता है. फिर यहां देखेंगे सोडियम प्लस ब्रोमीन माइनस में ये टूट जाता है. जैसे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने में वहां आयंस भी पढ़ना था कि कैसे टूटता है और कैसे जुड़ता है. तो देखिए यहाँ ये टूट गया. अब यहाँ जो ये डिसोसिएशन हुआ, मतलब जो इसमें टूटा, टूटने के बाद से जब ये कंबाइन होता है तभी हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन होता है. जैसे देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, NaCl के साथ कंबाइन कर ले, कॉम्बिनेशन कर लेगा, और सॉरी यहाँ Al लिख दिए हैं, Ag होगा, AgBr के साथ कर लेगा. अब बनेगा क्या? तो देखिए AgBr NaCl प्लस AgBr, NaCl प्लस AgBr, मतलब हमने ये देखा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन होने की वजह से सबसे पहले इसमें डिसोसिएशन होगा. डिसोसिएशन मतलब कि बॉन्ड इसका टूटा और टूटने के बाद से फिर नए तरीके से ये जुड़ा और जुड़ करके जो यहाँ प्रोडक्ट बनाया, ये इसका प्रॉपर्टीज भी अलग है, इसका प्रॉपर्टी भी अलग है, टोटली अलग है, क्योंकि यहाँ सिल्वर क्लोराइड था और यहाँ सोडियम क्लोराइड है, जिसमें कि बहुत सारा अंतर है. उसके बाद हम क्या देखेंगे? वाई डू. तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. वहां पे लिखने के बाद से फिर हम उससे देख करके फिर आपको हम बताएंगे, हेल्प करेंगे. जहां कहीं भी हो हेल्प करने के लिए मैं हूं. बस आप उसे ध्यान से देखिए. आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, और उसके माध्यम से भी आपको जो भी सुविधा चाहिए मैं सारी सुविधा देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप इसे ध्यान से देखिए लो और इसे समझने की कोशिश कीजिए लो. अब हम क्या देखेंगे? Why do substance take part in reaction? कोई भी सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट होता है, क्या वजह होता है? तो देखिए रिएक्शन की एक बात बताएं तो सबसे पहली चीज होती है रिक्वायरमेंट, जरूरत. जरूरत के अनुसार ही कोई किसी के पास जाता है. जैसे जब हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाने के बाद क्या करते हैं कि दुकानदार को हम कुछ पैसे देते हैं और कुछ वस्तु लेते हैं. तो दुकानदार जो शॉपकीपर होता है वो हमें क्या देता है? कुछ वस्तु दे, मतलब कोई थिंग्स देता है, कोई वस्तु देता है, मटेरियल देता है, और उसके बदले हम उसको क्या देते हैं? पैसा देते हैं. मीन्स जब हमें उस मटेरियल का, जब उस वस्तु का, जब उस सब्सटेंस का, मैटर का जरूरत पड़ा तब तो हम गए. उसी प्रकार अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल, नॉन मेटल मीन्स एलिमेंट या कंपाउंड
अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ अपनी वजह है, कुछ ना कुछ डिमांड है, कुछ चाहत है, वो कुछ चाहता है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कभी भी कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब अपने आप को नेचर में स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किस लिए करता है, ताकि वो अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके, वो नेचर में स्टेबल रह सके, एंड ऑल्सो टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी स्टेट, उसके अंदर की मिनिमम एनर्जी स्टेट रहे, ताकि अगर हाई एनर्जी स्टेट में रहेगा तो फिर वो तुरंत डिसोसिएट होगा, फिर किसी और से जुड़ेगा और इस तरीके से प्रक्रिया चलता रहेगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि दो व्यक्ति जो हैं और दोनों लोग बहुत ज्यादा क्रोध रखने वाले हैं, बहुत ज्यादा गर्म दल के हैं, अब दोनों लोगों को एक जगह रख देंगे, विस्फोट हो जाएगा। मतलब कि अगर एनर्जी अधिक है तो उसे कंट्रोल करना भी जरूरी होता है, उसे कूल करना भी जरूरी होता है। तो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड अगर रिएक्शन करता है तो वो अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के साथ साथ वो अपने एनर्जी को भी मिनिमम करना चाहता है। जो उसके अंदर जो स्टेट एनर्जी होता है, मींस पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको वो क्या करता है, मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो इसे लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, why do substances take part in reaction? रिएक्शंस, कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले टू अटेन या गेन कर सकते हैं, टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब उसे क्या चाहिए, अधिक से अधिक स्टेबल होना चाहिए। अब जैसे देखिए स्टेबल की बात करें तो हम वी नो दैट ऑल एलिमेंट्स वांट्स टू बी स्टेबल इन नेचर, कोई भी एलिमेंट्स हमेशा चाहता है कि वो नेचर में स्टेबल रहे, मीन्स दे वांट टू कंप्लीट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करना चाहते हैं। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए क्या होता है कि वो ऑक्टेट पूरा करते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डुप्लेट पूरा करते हैं, क्योंकि उसके नजदीक के जो इनर्ट गैस होता है वो हीलियम होता है, और हीलियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही पाए जाते हैं, और वह स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास ओनली 1 सेल होता है। हीलियम में एक ही सेल पाया जाता है, और हम जानते हैं, वैसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट सेल में 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम 2 ही रख सकते हैं, जिसके कारण हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स पे भी स्टेबल होता है। अब हीलियम से पहले की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो एक दूसरे से लेकर के शेयरिंग करके और फिर डबल कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। हीलियम के बाद लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम क्या करता है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम अपना एक दे देता है और Li+ बन जाता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, दे करके Li+ हो गया, मतलब इसमें कितना बचा, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सोडियम क्या होता है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात करें तो 2 8 1, अब 1 इसके पास एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 7 किसी से ले नहीं सकता और इसे ऑक्टेट पूरा करना है, क्योंकि ये चाहता है कि हम नियोन की तरह बन जाए, और नियोन की तरह बनने के लिए क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है
और जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है। और फिर यहाँ पे देखते हैं 2 8, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसका एक्स्ट्रा था वो दे दिया है। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए ही तो आयंस का फॉर्मेशन किया है। वो किसी को क्यों देगा, सिर्फ इसलिए दिया है ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो कोई भी एलिमेंट्स चाहता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए और अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, और स्टेबल रखने के लिए ही हम क्या देखते हैं कि वो रिएक्शन भी करता है। स्टेबल रखने के लिए ही वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखिए, टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी स्टेट, टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी स्टेट, टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी स्टेट। मिनिमम एनर्जी स्टेट का मतलब क्या बतला रहा है कि उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, वो अपने एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को लो करता है, वो कम करता है। तो कैसे करता है, तो हम कह सकते हैं बाय लोअरिंग डाउन द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि वो पोटेंशियल एनर्जी को लो करना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो आपको जानते ही, क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लोग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पाया जाता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वहां काइनेटिक एनर्जी पाया जा रहा था। जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री देखे हम लोग 9th क्लास में, वहां काइनेटिक थ्योरी पढ़ना था, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कोई भी मेटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर मूवमेंट होता है, और उसी बेसिस के लिए, उसी को समझने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत थी और काइनेटिक थ्योरी की जरूरत थी। उसी प्रकार यहाँ क्या देखते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या लूज करके किसी भी तरह दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। और कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि कंबाइन होने के साथ साथ ये अपनी एनर्जी को शेयर कर देते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, और फिर ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्यों कोई भी सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्कस करने के साथ साथ हम एक बात जान लें, दो सबस्टांस that take part in reaction is called reactant, is called reactant। मतलब कि कोई भी सबस्टांस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोई भी सबस्टांस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। वाइल the substance
that are formed, the substance which are या that are which are formed कैसे बनता है, आफ्टर रिएक्शन या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते समय, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सबस्टांस न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, द न्यू सबस्टांस which are formed, substances which are formed during chemical reaction are called products. उसे क्या कहेंगे हम, तो प्रोडक्ट कहेंगे, उसे हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। एग्जाम्पल एक देख लीजिए छोटा सा। तो देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, और प्रोडक्ट का मतलब जो उस रिएक्शन का परिमाण मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है। मतलब कि रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उससे जो प्रोडक्ट मतलब उसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, जो न्यू सबस्टांस बन रहा है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट क्या होता है, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कोई प्लेयर जब खेलता है, मतलब हम क्या कहते हैं, प्लेयर या पार्टिसिपेंट किसे कहते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करता है ना। कहीं कोई प्रोग्राम होता रहता है, वहां पे वो पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसमें जाता है, भाग लेता है, हिस्सा लेता है, और हिस्सा लेता है तभी तो वर्क करता है। और जो वर्क करता है उसका रिजल्ट आता है कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, पास हुआ, फेल हुआ। तो उसी प्रकार जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, पहले से जो ओल्ड सबस्टांस था, वो रिएक्टेंट होता है, और जो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ वो क्या होगा, प्रोडक्ट होता है। तो देखिए Mg+O2 2MgO, 2MgO मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये पहले से सबस्टांस था। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, तो कंबाइन होकर के क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग है, और ये न्यू सबस्टांस बना है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा रिएक्टेंट। वो हो जाएगा प्रोडक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो देखिए ये हम लोग देख रहे थे लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी बेसिक चीजें होती हैं जिससे हम पता करते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो ये बतलाते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए जब एक एक चीजों को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी आपका वीडियो बनेगा। जो 2 लेक्चर में खत्म होनी चाहिए वो 3 लेक्चर 4 लेक्चर में बनेगा। और हमें क्लासरूम की तरह देना है। जिस प्रकार आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो स्कूल हो या इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग क्लासेस हो, तो क्लासरूम में बैठ करके जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं, लोग एक एक चीजों को अंडरस्टैंड करके, समझा करके, समझ करके, उस तरीके से हमें देना है। हमें ऐसे नहीं कि आज अब हम फिक्स हो गया कि हमें 40 मिनट में एक वीडियो तैयार कर देना है, अब 40 मिनट में हम शॉर्टकट में बोलते हुए चले गए। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताई जाती है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन वो जानते हुए भी इसलिए बताई जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो उस बात को भी नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत तरह के अलग अलग उदाहरण लेते हुए उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे
फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के क्या फीचर्स होते हैं? तो देखिए कुछ बेसिक फीचर होते हैं जिसके बारे में हम जान ले। सबसे पहले इनका नाम हम नोट कर ले कि कौन कौन से होते हैं, उसके बाद एक एक करके हम उसको स्टडी करते हैं। मीन्स द चेंज इन ऑर्डर। चेंज इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट में, जैसे देखिए जब हम लोग भोजन को लेकर के रख देते हैं, कुछ ही देर बाद भोजन में से मतलब फूड में से अजीब सा मतलब बैड स्मेल आने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है। वो अनप्लीजेंट स्मेल क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और उसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से वो क्या होता है कि फूड टॉक्सिक बनना शुरू हो जाता है, वो स्पॉइल करना शुरू हो जाता है। चेंज इन ऑर्डर या और भी हम देखते हैं आयरन सल्फाइड को जब हम ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, तो फिर उसमें से रोटेन एग की तरह स्मेल आता है। किसकी तरह स्मेल आता है? रोटेन एग की तरह स्मेल आता है, मतलब सड़े हुए अंडे की तरफ स्मेल आता है। सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आने का मतलब क्या हुआ कि बैड स्मेल। तो बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसको हम लोग उसके स्मेल से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है। एक बार मैं अपने लेबोरेटरी में, अभी देखिए याद आ गया, मैंने HCl को लिया और उस HCl में आयरन नेल मैंने डाला। जैसे ही मैंने HCl में आयरन नेल डाला, फिर मैंने क्या देखा कि जो HCl का था मतलब जो लिक्विड था, एक्वस था, फिर भी वो येलोइश कलर का होने लगा और धीरे धीरे करके वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू हो गया, मतलब वहां रिएक्शन शुरू हो गया। और जो लिक्विड था हमारा, जो HCl था, वो येलोइश कलर का, रेडिश येलो कलर का हो गया और धीरे धीरे करके टोटल आयरन नेल खत्म हो गया और एक अनप्लीजेंट स्मेल वहां से प्रोड्यूस होने लगा। अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस होने लगा मतलब कि अगर उस तरीके का स्मेल हो तो हम दूर से ही तो समझ जाएंगे ना कि हाँ यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्शन नहीं होता तो फिर वहां पे वो स्मेल नहीं आता, वो ऑर्डर नहीं आता। तो देखिए some chemical reaction accompanied by change in order. Some chemical reaction are accompanied by change in order. चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ही होता है स्मेल। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो उनके स्मेल से पहचाना जाता है, उसके स्मेल से जाना जाता है, चेंजिंग स्मेल से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, व्हेन आयरन सल्फाइड treated with dilute sulfuric acid, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज होता है, मतलब ट्रीट किया जाता है, उसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो फिर क्या होता है, जो उसमें से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होता है, उसका स्मेल रोटेन एग की तरह होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड it give a smell of rotten egg. It give a smell of
रोटेन एग, ये सड़े हुए अंडे का स्मेल देता है। रोटेन एग किसका स्मेल होता है? किसका स्मेल होता है? इट गिव स्मेल ऑफ रोटेन एग, स्मेल लाइक लिखे अच्छा रहेगा, लाइक रोटेन एग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि उसका स्मेल बहुत ही बैड होता है, उसका स्मेल बहुत ही बैड होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा फीचर क्या है, तो चेंज इन कलर। द चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है? सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied बाय चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शन reactions are accompanied by चेंज इन कलर। मतलब कलर के चेंज से ही भी कई सारे रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा आप, क्या है, तो जब कॉपर सल्फेट, जब कभी भी कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है किसके साथ? CuSO4 रिएक्ट करता है आयरन के साथ, Fe, तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए ये जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट आयरन, कॉपर सल्फेट का कलर यहाँ ब्लू था, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, बट यहाँ एक्वस लेंगे, कैसा होगा ये? AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब कि वहां वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर इसमें मिला हुआ है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसलिए उसको वाटर डालते हैं ताकि वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, तो वाटर के साथ ये मिक्स हुआ है। जब आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो FeSO4 बनता है। क्या बनता है? FeSO4 बनता है, जो कि रेडिश कलर का होता है। कैसा कलर उसका होता है? तो सॉरी, ग्रीनिश कलर का होता है। FeSO4 जब होता है तो ग्रीनिश कलर में चेंज होता है, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, Fe2O3 FeSO4, फेरस सल्फेट, और ये है कॉपर। चलिए तो हम नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर होता है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, और बहुत सारे रिएक्शन ऐसे आप देखे होंगे डेली लाइफ में, हमारे घरों में भी होता रहता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या देखेंगे? सम केमिकल रिएक्शन इज accompanied बाय चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शन reactions are accompanied by change in temperature, change in
टेम्परेचर। एग्जाम्पल में देखिए क्या वाकई चेंज टेम्परेचर में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है, और फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं देयर आर सम रिएक्शंस in which temperature are increases। उसमें टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे में अब यहां देखिए वी टेक लाइम, क्विक लाइम लेंगे, सूखा चूना CaO, क्विक लाइम हो गया। इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, वाटर, और इसको एक बीकर में ले लेंगे। कहाँ लेंगे, एक बीकर में रखेंगे। और फिर जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे, जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करते ही इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, मतलब उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा और बीकर भी गर्म हो जाएगा। जैसे ही हम बीकर को टच करेंगे तो बीकर भी गर्म होने लगेगा और वो बहुत ही ज्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लगता है और बॉयल होने लगता है। तो हम क्या देखेंगे, CaOH होल ट्वाइस बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जैसे रिएक्शन हो रहा है मतलब क्या रिएक्शन होते समय टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम है, मतलब बुझा हुआ चूना है और ये सूखा चूना है। अब क्या देखेंगे कि जो हमें क्विक लाइम को लिए, सूखा चूना को लिए, यहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बाहर निकलता है बहुत ज्यादा। फिर हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू कर देता है, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू कर देता है। some chemical reactions are, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं in which टेम्परेचर आर डिक्रीजेज, या हम ये कह सकते हैं in which टेम्परेचर of mixture is decreases। जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे कि हम एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, और वो एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल में देखिए हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड में। बेरियम हाइड्रोक्साइड को व्हेन वी ऐड
when we add barium hydroxide to अमोनियम क्लोराइड। जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड में डालेंगे, ऐड करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देन तो क्या होगा उसके बाद, क्लोराइड इन्हें बीकर में लेंगे ताकि समझ में आएगा हमें। इन ए बीकर, देन तब फिर क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीजेज, द टेम्परेचर of mixture reaction mixture get decreases and बीकर क्या होगा, कूल हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, बिकम्स कोल्ड। तो क्या देखें कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है तो कोल्ड हो रहा है, मतलब कि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब जान लीजिएगा, अगला फीचर है चेंज इन स्टेट। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें उसका स्टेट चेंज होता है, जैसे कभी हमने कई सारे रिएक्शन का एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट्स में भी चेंजिंग होता है ना, कैसे कहेंगे, तो देखिए सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by change in state, by change in state of product। मतलब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का स्टेट होगा वो रिएक्टेंट के स्टेट से चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, एंड बिकम different from that of reactant। एग्जाम्पल में देख लीजिए एक सबसे अच्छा, जो कि एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। ये गैस है, ये भी गैस है, और क्या बना, तो लिक्विड बना। गैस था दोनों, वहां लिक्विड बना, मतलब यहाँ स्टेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, वहां गैस बाहर निकलते हैं,
केमिकल चेंज के द्वारा। तो एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसों का इवोल्यूशन होता है। तो हम लिखेंगे सम केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं where gases are evolved out, वहां से क्या होते हैं, गैस इवॉल्व होते हैं एज प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हम देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, आगे पढ़ते जाएगा एग्जाम्पल देखते जाइएगा। व्हेन HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटेड विथ जिंक, जब जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो बन जाता है ZnCl2। ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड बनता है और फिर यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ HCl है ना, एक्वस था, जिंक सॉलिड था, जिंक क्लोराइड यहाँ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये भी सॉलिड है। प्रिसिपिटेट मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, वेरी वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स जस्ट लाइक सॉल्ट, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट खाते हैं वैसे पतला पतला पार्टिकल्स होता है, जो किसी भी सॉल्यूशन में रिएक्शन के दौरान जो नीचे एम्बेडेड हो जाता है, जो सेटल डाउन हो जाता है, उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। और फिर क्या बना, यहाँ पे गैस बना, देखिए तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है ना। और जो लास्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में क्या होता है, तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन इन विच सॉलिड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कुछ सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कुछ सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्रिसिपिटेट, और उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। मीन्स during some reaction ड्यूरिंग सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शंस सॉलिड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, तो सॉलिड प्रोडक्ट बनते हैं। these products are, इस प्रोडक्ट में होता क्या है, तो ये दिस प्रोडक्ट आर सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन एक बार सॉल्यूशन होता है उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड आर नोन एज प्रिसिपिटेट। तो हम कह सकते हैं दिस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड precipitate and this process is called precipitate, and this reaction is called, reaction मतलब प्रोसेस ही हुआ, this reaction is called precipitation reaction, precipitation
रिएक्शन। इसलिए हम बोले कि मतलब कि अगर यहाँ पे रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट के रूप में प्रिसिपिटेट बन रहा है। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि रिएक्शन होता ही इसलिए है ताकि जैसे जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन होने की वजह से क्या बना है, तो यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट बना है, और जो सॉलिड प्रोडक्ट बना होता है उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, और उस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो प्रिसिपिटेशन कहते हैं। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट। अब देखिए ये बनेगा क्या, BaCl2 ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। एक्वस मतलब कि वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है। और फिर क्या देखें तो यहां बनेगा NaCl, क्या बनेगा, NaCl प्लस BaSO4। NaCl और BaSO4 बनेगा, यहाँ 2 लिख देंगे क्योंकि 2 सोडियम भी है 2 क्लोरीन भी है। तो NaCl और BaSO4। तो अब देखेंगे क्या कि जो BaSO4 होगा ये सॉलिड होगा और NaCl एक्वस होगा। NaCl यहाँ पे क्या रहता है, एक्वस रहता है, और जो BaCl2 मतलब सॉरी BaSO4 होता है, जो बेरियम सल्फेट होता है, वो क्या होता है, तो वो सॉलिड होता है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि जिस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और फिर साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा और ये ऐड कर लेंगे इसके बारे में, द रिएक्शन बिटवीन एक्वस बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। यही था ना, एक्वस बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स, क्या दिया, तो सॉलिड बेरियम सल्फेट, सॉलिड बेरियम सल्फेट। यहां सॉलिड बेरियम सल्फेट बना है, ध्यान दीजिएगा क्या बना है, सॉलिड बेरियम सल्फेट बना है, which settle down at the bottom of which settle down at the bottom of टेस्ट ट्यूब या बीकर, जिसमें हम रिएक्शन करते रहेंगे। तो ये रहा, हम लोगों ने आज पढ़ा कहां तक, तो फीचर्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तक। कल हम मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद हम फिर देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमारी उम्मीद से जहां तक लग रहा है कि अगर इस तरीके से नोट्स के साथ अगर हम लिखवाएं तो
आप लोगों का 3 पार्ट में वीडियो बनेगा और तीनों पार्ट को आप देखिएगा, फिर आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट होगा उसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे बीच बीच में। कल भी हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे बैलेंसिंग किया जा रहा है, प्रत्येक चीजों को हम लोग डिटेल में देखते चलेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिस प्रकार से जो भी मतलब आप लोगों का अगर सजेशन हो या कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो के साथ में